जो सतत कार्यशील हैं, सतत संघर्षमय हैं और हमेशा कुंभ राशि का जो सिंबल है क्या है कि अपने घड़े से दूसरे को हमेशा अमृत दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अपने पास क्या बचा है उसकी चिंता नहीं है, और कौन आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी भी आपको चिंता नहीं है। आप किए जा रहे हैं सबके लिए और लगातार किए जा रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। संघर्षों से घबराना तो लिखा ही नहीं है आपके नाम के साथ। भाग्य में जो संघर्ष है उसे आप सहर्ष स्वीकार करते हैं और उन संघर्षों से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर। अभी ऐसा हो गया तो क्या हुआ, दूसरी बार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आशा पूर्ण कुंभ राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। तो बात करते हैं कैसा रहेगा अगस्त का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप ये देख रहे हैं तो ये कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों के लिए, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 11 लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आपके चार्ट में जहाँ कहीं भी 11 लिखा है वहाँ अगर चंद्रमा है, चंद्रमा लिखा हुआ है, मून या चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी कुंभ राशि है। तो ये जो प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूँ ये दोनों के लिए हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। अच्छा हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, वो ये है कि आप लोग के बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि मैडम आपने इस राशि का नहीं बनाया, इस राशि का नहीं बनाया, तो आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरे बाकी जो राशि फल मैं बनाती हूँ या जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक पहुँचते नहीं हैं। तो याद से बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि बाकी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना कुल मिलाकर। शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो पहले घर में इस समय शनि अपने मूल त्रिकोण में है। आप 7.5 के मध्य भाग से गुजर रहे हैं और इनफैक्ट मध्य भाग का जो चरम है वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, उसके आप ऑलमोस्ट लास्ट फेज में हैं। मार्च 25 तक इससे आप सेकेंड फेज से ऑलमोस्ट क्लियर होंगे। फिलहाल शनि वक्री हो गए हैं 29 तारीख से और शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। तो जो आपका पहला घर है, जो फर्स्ट हाउस है, जो हम खुद हैं, हम सेल्फ, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारी फीलिंग्स, हमारी पर्सनालिटी, हमारे कर्म, हम टोटल जो कुछ हैं, हमारा व्यक्तित्व, वो हम फर्स्ट हाउस होते हैं। तो फर्स्ट हाउस में क्योंकि शनि है और शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि कुंभ में ही वक्री हो रहे हैं, वो वापस मकर में नहीं जाएंगे, मकर के पास तक जाएंगे, कुंभ में ही, मकर में एंटर नहीं करेंगे, कुंभ में ही रेट्रोगेट होंगे और वापस फिर लौट करके आएंगे। तो देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके प्रभावों में तेजी आती है। अब शनि की स्थिति आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी है, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि शनि के प्रभाव, ये शनि के असर आप पर कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अभी तक जैसे कि ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही थी और जो भी परिस्थितियाँ थी उनमें तेजी आएगी। अगर परिस्थितियाँ अच्छी थी तो वो अच्छाई की तरफ बढ़ेंगी और ख़राब थी तो ख़राब की तरफ बढ़ेंगी। उसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल सच आपसे बताऊँगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ ये है कि आपको सच बता करके उन चीज़ों के लिए तैयार किया जाए मेंटली, इमोशनली, और उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएँ। आपको बताया जाए कि अगर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो उनके ये सॉल्यूशंस, आप ये चीज़ कर लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा, इससे आप प्रॉब्लम्स को से निजात पा सकते हैं। तो शनि वक्री हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह कि वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो वक्री होते समय भी उनकी जो रिजल्ट्स होंगे वो गुरुवत होंगे, गुरु जैसे होंगे। गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु गृहस्थ का कारक है, गुरु जीव का कारक है ना। तो इन सारी चीज़ों के कारक होने के कारण गुरु के जो भी कारक तत्व हैं वो, या गुरु का जैसा स्वभाव है, उन सब के फल शनि वक्री होते हुए देंगे। देखिए, टाइम्स तो टफ हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन ये टफ टाइम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब शनि गुरु के जैसा व्यवहार करेंगे गुरु के नक्षत्र में, तो जिनके लिए अच्छा होने वाले हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जिनको पीड़ा देने वाले थे उनके लिए भी वो पीड़ा कम हो जाएगी। उसका एक कारण है। देखिए, माँ अगर गुस्से में आके मारती भी है तो कभी किसी को सुना है आज तक माँ ने जान से मार दिया हो? नहीं।
अगर वो मारेगी आपको तो चुपचाप कोने में जाके रोएगी, ये मारेगी भी तो धीरे से मारेगी, क्योंकि वो उसका मारने का जो पर्पज़ है, आपको पीटने का जो पर्पज़ है वो सुधारना है, आपसे बदला लेना है, आपको हर्ट करना नहीं है। तो जब शनि, क्योंकि शनि कर्मफलदाता, शनि कुछ भी नहीं लेते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं, एक रत्ती के बराबर भी शनि, ना आपको एक्स्ट्रा देंगे ना कम देंगे। तो आज जो भी हमें मिल रहा है साढ़े सती में, या जिनकी शनि की महादशा है या अंतरदशा है, जिनकी साढ़े सती नहीं भी है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, बाकी राशियों की बात, कुंभ में तो साढ़े सती है। तो शनि जब आते हैं तो जो हमने किया है पूर्व जन्म में, इस जन्म में, उससे पहले जन्म में, उससे पहले जन्म में जो भी किया है, जो हमारा हिसाब किताब है, सिर्फ और सिर्फ उसी को देते हैं। तो इसके लिए सुंदरकांड कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। एक अच्छी बात यह है कि आपके फर्स्ट हाउस पर इस समय सूर्य, बुध और शुक्र तीनों की सप्तम दृष्टि होगी। तो ये एज रेस्क्यूअर्स, बचावकर्ता के रूप में आएंगे। हालांकि सूर्य और शनि तो शत्रु हैं, लेकिन साथ में बुध और शुक्र भी तो हैं, है ना। और सूर्य, शनि गुरु के नक्षत्र में है। तो कुल मिलाकर के मैं जब 7th हाउस पर आऊँगी तो बताऊँगी कि थोड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इन तीनों की पूर्ण दृष्टि जब फर्स्ट हाउस पर होगी तो व्यापार में लाभ होगा आपको। आपके अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उससे बचाएंगे ये। समझ लीजिए 100 रुपये का नुकसान होने वाला है तो 60 पर टल जाएगी, 50 पर टल जाएगी, ये स्थिति। क्योंकि शुक्र विलास के कारक, धन के कारक, संपत्ति के कारक, बुध बुद्धि के कारक, बुध व्यापार के कारक, और सूर्य राजा तेज प्रताप यश के कारक। तो कहीं अगर यश में कोई नुकसान होने वाला है, धन में नुकसान होने वाला है, व्यापार में नुकसान होने वाला है, तो उसको बचाएंगे। और अगर शनि की स्थिति अच्छी है आपके कुंडली में तो फिर तो वारे के न्यारे, फिर तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कितना अच्छा होगा। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में मीन राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं दूसरे घर में आपके। तो दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके खान पान का घर है, आपके धन के संचय का घर है। तो राहु यहाँ होने पर सबसे पहली बात तो है कि आपकी धन के प्रति अभिलाषा अनंत हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, परिवार से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि राहु की जो इच्छाएं हैं, राहु की जो अभिलाषाएं हैं, राहु की जो चाहत है वो तो अमर्यादित है, उसको तो पूरा सब कुछ चाहिए, फिर भी वो संतोष नहीं है। तो उसको थोड़ा सा संभालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाने की चाहत में कई बार हमारे पास जो होता है उसको भी खो देते हैं, वो नहीं करना है, वो उसको आपको संभालना है। दूसरी बात ये कि धन का आगमन अचानक होगा, धन के इन्वेस्टमेंट्स अचानक होंगे, क्योंकि राहु अचानक का कारण है। तीसरी बात क्या है कि राहु क्योंकि सिंबलाइज करता है दूसरी जाति के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरी भाषा के लोग, जिन्हें जो हमारे जैसे नहीं है, समथिंग विच डजंट बिलोंग टू अस। तो क्या होगा कि आपका जो धनागमन होगा या जो धन का संचय होगा वो ऐसे लोगों के थ्रू होगा, और ऐसे बहुत सारे लोगों से आपका परिचय होगा। इनफैक्ट जब अभी सैटर्न भी आपके रेट्रोग्रेड होंगे तो बहुत सारे पुराने लोगों से आपका परिचय होगा, पुराना धन, पुराना जॉब, पुराना बिजनेस, पुराने कुछ काम। इनफैक्ट सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं, शनि जो वक्री हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि भाई पास्ट में जाओ और देख करके आ जाओ, कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की थी उनको सुधार लो। उसका एक मौका शनि आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले जीवन में बहुत दूर, बहुत बाद में जाकर के जो नुकसान हो सकते हैं वो नहीं हो, उनको अभी का अभी रेक्टिफाई कर लो, ऐसा शनि आपको कह रहे हैं। वही स्थिति राहु की। अब राहु क्योंकि शनि के नक्षत्र में है तो राहु शनि जैसा बिहेव करेंगे, है ना। तो राहु, शनि कौन है? न्याय के देवता है। तो राहु जो कुछ अब आपको देंगे वो न्याय प्रिय होकर के देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि शनि हार्डवर्क कराते हैं, तो राहु भी आपको हार्डवर्क करा के देंगे। अगली बात क्या है कि क्योंकि दूसरा घर आपके कुटुंब का भी घर है, तो कुटुंब में अगर आपके संबंध किसी से खराब थे, कुछ अनबन चल रही थी या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसके लिए भी राहु आपसे हार्डवर्क करवाएंगे और आप डिप्लोमेटिक हो जाएंगे और अपनी वाणी से उन संबंधों को सुधार लेंगे जो आपने बिगाड़े हैं। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा उसका। वैसे भी क्योंकि जो आपका छठा और आठवां घर है उसकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी है कि छठा घर आपका रोग ऋण और शत्रु का घर है और आठवां घर हमारा आयु और मृत्यु का हम विचार करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है नहीं।
इसलिए थोड़ा सा अपने खान पान का ख्याल रखिए। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल है। अब तीसरा घर आपके छोटी यात्राओं का घर है, छोटे बहन भाई का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, एनर्जी का घर है, पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, स्पोर्ट्स का घर है। और मंगल कौन है? मंगल एनर्जी के कारक। तो जब एनर्जी का कारक ही उसका स्वामी होकर के बैठा है, बैठा कहाँ है? चौथे घर में। चौथा घर आपका सुख का घर, माता का घर, भूमि भवन वाहन का घर। इसका मतलब ये कि आप मेहनत करेंगे, एनर्जी पूरी लगेगी, जबरदस्त मेहनत करेंगे। देखिए, शनि वक्री होने को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनि वक्री हो गए तो सब कुछ गया, आप कुछ हो गए। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपका तीसरे घर का स्वामी चौथे घर में बैठा है, पराक्रम का स्वामी सुख भाव में बैठा है। इसका मतलब है कि मेहनत तो करेगा, और कुंभ वालों को वैसे भी बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है। तो इस समय हो सकता है थोड़ा सा यू माइट हैव टू रन एन एक्स्ट्रा माइल, नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो थोड़ा सा दौड़िए एक्स्ट्रा, रिजल्ट्स तो डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि चौथे घर में मंगल बृहस्पति के साथ बैठे हैं और बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, तीसरे घर पर क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, हम तीसरे घर को डिस्कस कर रहे थे। शनि की तीसरी दृष्टि को ट्रूली स्पीकिंग बहुत अच्छा नहीं मानते, थोड़ी कठोर क्रूर दृष्टि मानते हैं। शनि डिसिप्लिन को पसंद करते हैं ना। तो एक चीज़ अच्छी होगी कि आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं, आपका जो मेहनत है, आपका जो काम है, उसे आप थोड़े डिसिप्लिन वे में करेंगे। वो करवा देगा आपसे डंडे के दम पर, आप कीजिए या नहीं कीजिए, शनि करवा देंगे, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो सुख भाव में बैठा है, तीसरे घर का जो मालिक है, तीसरे घर का जो स्वामी है मंगल, और बैठा भी बृहस्पति के साथ है। मंगल यानी एनर्जी, बृहस्पति यानी ज्ञान। एनर्जी को जब आप ज्ञान के साथ एक प्रॉपर वे में चैनलाइज करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और उससे भी अच्छी बात यह कि बृहस्पति और मंगल दोनों अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, जो आपका कर्म का घर है। तो रिजल्ट्स तो जी झक मार के मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। हाँ, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको एक बात कहूँ कि क्योंकि आप 2.5 साल पहला और लगभग 1.5-2 साल, ये तो 3.5-4 साल का समय गुजर चुका है, 7.5 शुरू हुए, तो एक थकान का अनुभव आप लोग करने लगे। आपको लगता है अरे कितनी मेहनत की रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं आकर के ना हमारी लाइफ में एक सैचुरेशन पॉइंट आने लगता है, वो आपकी लाइफ में अब आ रहा है। लेकिन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स आगे जब आपको मिलेंगे तो आप बाग हो जाएंगे। चौथे घर में बृहस्पति जब मंगल के साथ, और बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में है और बहुत लंबे समय से तक है ये, 20 अगस्त से लेकर के 15 नवंबर तक। बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। जब बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो बस कहने वाली बात ही नहीं, और वो भी सुख भाव में बैठ करके। और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 जाएगी आपके 8वें घर पर बृहस्पति की, जो कि आपका ऑकल्ट का घर है, रहस्य का घर है, ससुराल का घर है, अदृश्य चीज़ों का धन है घर है, अचानक का घर है, और यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं। तो अचानक लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी, और बृहस्पति धन के कारक है। तो कुछ ऐसा रुका हुआ पैसा जो कहीं आपने डेड मान लिया था, या आपने मेहनत करके छोड़ा था और कंटिन्यूसली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अभी अचानक कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में, अचानक धन की प्राप्ति, अचानक मित्रों की प्राप्ति, अचानक परिवारजनों की प्राप्ति, कुछ ऐसी चीज़ें बृहस्पति कराएंगे। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं। तो बुध की इस समय काफ़ी इवेंटफुल स्टोरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि बुध इस समय वक्री भी होंगे, और छठे घर में आकर के अस्त भी होंगे और उदय भी होंगे। देखिए, आपका जो 5वां घर हमारे विद्या, बुद्धि और संतान का घर है। हमारे एक तरह से नौकरी के लगने का भी घर यही है। हमारे सुखों को देने वाला बहुत सारे पोर्टफोलियोज है 5वें घर के पास। तो यहाँ का स्वामी जब शुरू में वो सिंह राशि में होंगे सूर्य के साथ, तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि 7वें घर में आपके सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, वहाँ सूर्य होंगे 16 तारीख से 15 तारीख तक सूर्य आपके 6ठ भाव में है, और 16 तारीख से आ जाएंगे वो सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में जब सूर्य के साथ बुध होंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है। राजा की गोद में बैठा हुआ राजकुमार उससे ज़्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कहाँ है ना। और वैसे भी शुक्र भी वहाँ है, तो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, शुक्र के साथ
लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो 7th हाउस बहुत रिच है, लेकिन क्योंकि बीच में वो षष्ठ भाव में भी आएंगे, और हालांकि षष्ठ भाव में, छठे भाव में कि वो नेचुरल ओनर है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे घर के नेचुरल ओनर होते हैं बुध। तो जब वो क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट्स होंगे, बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध इंटरनेट के कारक हैं, बुध आपके व्यापार के कारक हैं, है ना, बुध मैथ्स की से रिलेटेड चीज़ों के कारक हैं। तो जो स्टॉक मार्केट के कारक हैं, और जितना भी सॉफ्टवेयर कंपनीज, और अभी जब देखिए जैसे ही ट्रांजिट हुआ था तुरंत माइक्रोसॉफ्ट की जो इंसिडेंट हुई है ना, तो ये जो बुध का ट्रांजिट एक्चुअली होगा अभी, जो ये 7वें घर से छठे घर में जब आएंगे 5वें घर के स्वामी, तो ट्रूली स्पीकिंग ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। 5वां घर आपकी पहली संतान का घर है, तो पहली संतान जो भी आपकी है उसके साथ उसके अपने संबंध थोड़े से मधुर बना करके रखिए। वो अगर प्रॉब्लम में है तो उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। थोड़ा सा संभल के रहिए, लंबी यात्राएं मत कीजिए या कोई रिस्क मत लीजिए इस समय, है ना। और स्टॉक मार्केट में भी इस समय जो लोग स्पेकुलेशन में, उनको मैं बहुत 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 स्ट्रिक्ट वार्निंग दूंगी कि बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं कीजिए। क्योंकि इस समय बुध जब 7th हाउस से 6th हाउस में आएंगे और वक्री भी होंगे और अस्त और उदय होंगे, तो ये बहुत ही अपहीवल्स का टाइम होगा बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, और बहुत सारी चीज़ों, मतलब अपनी बुद्धि को भी, है ना, बुद्धि के कारक हैं। फालतू के कन्फ्यूजन्स आपको हो जाएंगे, और अपनी लाइफ पार्टनर के प्रति, क्योंकि 7th घर में भी से ही वक्री होना शुरू होंगे, लाइफ पार्टनर के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने संतान के प्रति, तो एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें पहली बात, जो धन आपके पास है उसको संभालने की ज़रूरत है। वैसे भी राहु 2nd हाउस में है, राहु तो बोलते तुरंत कर दो कुछ भी, पैसा है ना, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो, नहीं जी, नहीं सुनना है राहु की बात। और बुध भी इस समय क्योंकि ऐसी स्थिति में होंगी, तो कोई भी रिस्क लेने का समय ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप पुराना जो काम करते आ रहे हैं उसी में आगे चलिए। इनफैक्ट जब सैटर्न वक्री अभी हो जाएंगे तो वो उसी में आपको रेट्रोस्पेक्शन के लिए मजबूर करेंगे, पुनर्विचार के लिए मजबूर करेंगे कि भाई जो काम इतने लंबे समय से कर रहे हो, एक बार पलट के थोड़ा देखो तो सही, इसमें क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या गलतियां रह गई हैं। तो उसी में जो गलतियां रह गई, जो कमियां रह गई, उनको सुधारिए। नो न्यू रिस्क एट ऑल, बिल्कुल नहीं। बात करें 7वें घर की, तो 7वां घर बहुत रिच है। सूर्य यहाँ 16 तारीख से आ जाएंगे। अच्छा हाँ, उसके पहले सूर्य को मैं डिस्कस करना भूल गई। छठे घर में जब सूर्य होंगे काफ़ी लंबे समय के लिए, तो छठे घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना अच्छा मानते हैं। तो ये शत्रु हंता होंगे, प्रबल शत्रु हंता होंगे, आपके शत्रुओं की ज़बरदस्त छुट्टी हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ से इनकी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 12वें घर पर होगी, जहाँ पर कि मकर राशि है। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार को और वाणी को संभालिएगा, वाणी को विशेष रूप से संभालने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि बुध जो वाणी के स्वामी है वो भी वक्री हो रहे हैं, और वाणी के घर में राहु बैठे हुए हैं। ऊपर से यहाँ सूर्य ईगो देते हैं, अहंकार देते हैं। ऐसा ना हो कि आपने इतने सालों से जो मेहनत की है उसे आप गुस्से में आकर के अपने अहंकार से, अपनी वाणी से पल भर में, क्योंकि देखिए जो शब्द एक बार निकल जाते हैं और वो लौट के नहीं आते हैं जी, इसलिए शब्दों को विशेष रूप से संभालिएगा। और अगर नहीं संभालते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स के लिए तैयार रहिए। आते हैं 7वें घर पर, तो 7वां घर बहुत रिच है। सूर्य और बुध होंगे यहाँ पर, बुधादित्य योग, बुध और शुक्र होंगे लक्ष्मी नारायण योग। तो 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है। इन सभी से आपको लाभ होगा, लेकिन क्योंकि सूर्य है और शनि सामने, तो शनि की दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि शनि पर, यानी और शनि आपके 1st हाउस में, तो आपका ईगो आपको मजबूर कर देगा कि मैं ही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बस, मैंने जो कह दिया बस, उसके आगे कुछ नहीं। आप सही हो सकते हैं, पर एक बार दूसरे की बात भी तो सुन लीजिए। हो सकता है उसकी बात गलत हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, लेकिन सुनने में क्या बुराई है। बिना सुने किसी बात को काट देना या मना कर देना कि नहीं हम सुनेंगे ही नहीं, तो ईगो क्लैशेस होंगे, निश्चित है। चाहे वो संतान के साथ हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ हो। देखिए आप कुंभ राशि वाले
लोगों के लिए करते बहुत है, इतना 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 करेंगे कि अपनी जान भी निकाल करके दे देंगे दूसरों के लिए। लेकिन जब आप बोलने पर आते हैं ना तो क्या कहूँ मैं, है ना, फिर करा धरा सब आप एक पल में मिट्टी में मिला दें, तो वो नहीं कीजिए, क्योंकि ये समय सचमुच में थोड़ा संभल के चलने का समय है। बात करें आपके 8वें घर की, तो 8वें घर में केतु हैं और शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे 25 तारीख से और अपनी नीच राशि में होंगे। यहाँ पर राहु की सप्तम दृष्टि है। तो देखिए जी, अष्टम घर आपके ससुराल का घर है, अष्टम घर आपके रिसर्च का घर है, ऑकल्ट का घर है, अनजान वस्तुओं का, अनजान रहस्यों का, गड़े हुए धन का, ज़मीन के नीचे की वस्तुओं का, उन सब का घर है ये। अब शुक्र जब यहाँ होंगे, हालांकि अपनी नीच राशि में होंगे, पर शुक्र तो शुक्र है, लग्जरीज, धन, संपदा, और साथ में यहाँ केतु भी है। हालांकि शुक्र नीच राशि में होंगे और राहु की क्योंकि 7th दृष्टि है, तो अचानक 26 तारीख के बाद 25 तारीख के बाद का जो समय है वो ऐसा होगा कि आपके ससुराल में कुछ बिग इवेंट्स होंगे, उन्हें कुछ लाभ होगा। और जहाँ तक आपके संबंधों की बात है ससुराल से, तो शुक्र को 8वें घर में अच्छा मानते हैं, ससुराल के लिए अच्छा मानते हैं, ससुराल के लिए भाग्यशाली मानते हैं। तो केतु के साथ जब शुक्र होंगे तो थोड़ी सी साथ में खटपट की भी उम्मीद है। केतु विच्छेद का कारक है, केतु विरक्ति का कारक है, केतु सेपरेशन का कारक है ना। तो हालांकि केतु सडन के भी कारक है, केतु आध्यात्मिकता के भी कारक है, तो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएंगे, रिसर्च की तरफ लेकर के जाएंगे, आपको धर्म की तरफ भी लेकर के जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा, वाणी को थोड़ा सा संभालिएगा। और एक चीज़ और है, मैं आपको कहना भूल गई, सेकेंड हाउस में क्योंकि राहु है, तो राहु धुआं, वो चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसको आप मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, धुएं को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय होंगी जिसमें आप अननेसेसरी लोगों पर शक करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने मित्रों पर, जो आपको इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि आपके उनके साथ संबंध अननेसेसरीली खराब हो। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा संभालिएगा, है ना, रियलिटी चेक कीजिएगा एक बार, अननेसेसरीली किसी भ्रम में आकर के अपने संबंधों को किसी से मत बिगाड़िएगा। बात करें आपके 9वें घर की, तो 9वें घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो शुरू में आपके सप्तम घर में रहेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि बाद में आपके अष्टम भाव में आएंगे। तो दोनों ही घरों में अच्छी स्थिति है। हाँ, 25 के बाद जब नीच के होंगे भाग्य का स्वामी, वो समय आपके खुद के लिए बहुत अच्छा नहीं है लाभ के हिसाब से। बात करें आपके 10वें घर की, तो 10वें घर में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल 4th हाउस में बैठे और अपनी पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। 10वां घर राज्य का घर है, 10वां घर आपके पिता का घर है, 10वां घर आपकी नौकरी का घर है, आपके व्यवसाय का घर है, आपके कर्म का घर है। और यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और मंगल की भी पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि है। 4 ग्रहों की जब दृष्टि आपके कर्म भाव पर है तो ये फुल्ली एक्टिवेट हो गया है और ये समय आपको जो कर्म करना है उसकी डायरेक्शन बताएगा, समझाएगा और आप कर्म करेंगे भी। इसीलिए मैंने कहा ना कि शनि कितने भी वक्री हो जाएं, कर्म करेंगे आप और कर्म के फल भी निश्चित रूप से मिलेंगे आपको। हो ही नहीं सकता कि ना मिले, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो फल तो मिलना लाजमी है ना, मिलेगा फल। बस ये है कि हर्डल्स थोड़ी आएंगी, लेकिन वो हर्डल्स आपके काम को नहीं रोक पाएंगे और उसके कर्म फल को भी नहीं रोक पाएंगे। बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं। अब ये 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, आपके लाभ का घर है। तो जब लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से जो कर्म आप कर रहे हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि भाई 10वें घर पर 4 ग्रहों की दृष्टि, तो जो कर्म आप करेंगे उसका लाभ ऐसा हर हालत में मिलेगा जो आपको सुख देगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने जो ट्यूटोरियल्स बनाए एक बार उनको पढ़िए, उनको सुनिए, सॉरी, आपको समझ आएगा कि बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है एस्ट्रोलॉजी, बहुत सिंपल चीज़ है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, जब कर्म का स्वामी, सॉरी, जब आपके लाभ भाव का स्वामी है ना सुख भाव में बैठा है तो कर्म से जो लाभ होगा वो आपको सुख देगा ही देगा। इसीलिए बोल रही हूँ, रिजल्ट्स तो मिलेंगे, कितनी भी हर्डल्स आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी निकलेंगे।
बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वें घर में मकर राशि है, जहाँ जिसकी तरफ शनि इस समय वक्री होंगे। 12वां घर विदेश का घर है, 12वां घर आपके पृथ्वी से एग्जिट का घर है, और यहाँ पर बृहस्पति की नवी दृष्टि है। और सबसे अच्छी बात यह कि शनि भी इस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो गुरु का ही नक्षत्र है, दोनों जगह शनि गुरु का पूरा प्रभाव होगा। फर्स्ट हाउस में जहाँ शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं वहाँ भी, और 12th हाउस की तरफ रेट्रोग्रेड है वहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो इसका मतलब ये हो कि आपको विदेश से लाभ होगा, विदेशी वस्तुओं से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, हॉस्पिटल से लाभ, जेल से लाभ, इन सब चीज़ों से, या कोर्ट कचहरी का कोई मामला था उससे आपको इस समय क्लियरेंस मिलेगा। तो ठीक है, ये टाइम टफ है लेकिन ख़राब नहीं है। टफ और ख़राब में बहुत डिफरेंस है। प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन आप उनसे निकल जाएंगे, और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और लाभ भी मिलेगा। और जिनकी हॉरोस्कोप में मैंने कहा भाई शनि और बृहस्पति खासतौर से या और मंगल की भी, जिनकी अच्छी पोजीशन है, उनको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ। शनि के लिए आपको सुंदरकांड या हनुमान चालीसा ज़रूर करना चाहिए। जब तक 7.5 कम से कम तब तक तो कीजिए। अगर दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिए। उसके अलावा बृहस्पति के लिए केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर थोड़ा जल दीजिए। और राहु के लिए, क्योंकि राहु सेकेंड हाउस में काफ़ी लंबे समय तक है ना, वाणी आपकी वैसे भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मधुर रहती है, तो दुर्गा पूजा कीजिए अगर हो सके तो। क्योंकि देखिए सेकेंड हाउस आपके कुटुंब का भी घर है, धन के संचय का भी घर है, जहाँ राहु है। तो अगर आपने राहु को संभाल लिया तो ये सारी चीज़ें संभल जाएगी, और आपका परिवार खुश है तो आप निश्चित रूप से खुश हैं, है ना। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि बेल आइकन वाला जो बटन है, ताकि मेरे बाकी नोटिफिकेशन और मेरे बाकी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगले महीने एक ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।